नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसको लेकर के तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। कुल मिला के जो चर्चा जो मुख्य चर्चा है वो ये है कि कर्नाटक और हिमाचल के हारने के बाद बाकी जिन और 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भी ज़्यादा संभावना है कि बीजेपी हार जाए। उस संभावित हार माने अगर वो जो हार जिस हार की उम्मीद है जैसा लोग बता रहे हैं, उस हार के साथ इतनी हार के साथ अपने प्रधान सेवक जब आम चुनाव में जाएँगे तो पक्का हार जाएँगे। इसलिए कुल मिला के ये तय किया गया कि विशेष सत्र संसद को बुलाकर के मध्यावधि चुनाव करा दिए जाएँ, उससे चीज़ें शायद बेहतर हो सकती हैं, ऐसा चर्चा चल रही है। और उसी चर्चा के साथ-साथ ये भी चर्चाएँ चल रही हैं तमाम सर्वों के माध्यम से, तमाम लोग अलग तरीके से सर्वे करा रहे हैं, कुछ छोटी एजेंसियाँ भी करा रही हैं, कुछ बड़ी एजेंसियाँ भी करा रही हैं। लेकिन उन ज़्यादातर सर्वों का जो सर्वे जो हो रहा है उसका लबो-लबाब यही निकल रहा है कि इंडिया हार जाएगी और इंडिया जीत जाएगी। ऐसा जो 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 चर्चा चल रही है, अब क्या होगा, नहीं होगा ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरे ख़्याल से अब वो समय नज़दीक आ गया है, पहले इसकी चर्चा कर ली जाए, बाद में उसके आगे और आगे की चर्चा करेंगे कि एक पूरे के पूरा अगर इस चर्चा में मान लीजिए इस चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो भी कहीं हार जाती है, तो ये मान के चलिए कि एक पूरे के पूरे मोदी युग का अवसान हो जाएगा। मोदी युग एक ऐसा युग के तौर पे जाना जाएगा जिसकी सत्ता के पाए 4 चीज़ों पर टिके थे। पहला षड्यंत्र, दूसरा झूठ, तीसरा भय और चौथा अकर्मण्यता। आप गुजरात में भी यही हुआ और आपके क्या नाम है इसमें भी यही होने जा रहा है। ये जो पूरा 10 साल का कालखंड है इसका भी आधार यही रहा है। यानी षड्यंत्र, झूठ, अयोग्यता और भय। अब आइए बात शुरू से करते हैं अपने मोदी जी के गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने से, क्योंकि उचित समय है कि इस पे भी चर्चा थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मोदी जी पहले ऐसे राजनेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के पहले जिन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता था। और जैसी उस समय की बातें होती हैं, अब बात ही की जा सकती है, जैसी चर्चाएँ होती हैं, जैसा लोग बताते हैं कि मोदी जी जो थे वो वहाँ की राजनीति, गुजरात की राजनीति एक प्रमुख चेहरा थे संगठन के तौर पर, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, यही उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। और गुजरात के मुख्यमंत्री जब बनने में लगातार असफल रहे तो उसके बाद फिर उन्होंने षड्यंत्र का सहारा लिया, और जो भी सरकारें वहाँ बनी, उनको उनको अस्थिर करने के लिए वो षड्यंत्र करते थे। उसी से नाराज़ होकर के वहाँ के जो गुजरात की उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं, उनके रिकमेंडेशन पे अपने मोदी जी को महासचिव बना करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ का महासचिव बना करके उनको गुजरात से उधर शिफ्ट कर दिया गया। ये बात सन 1999-2000 के आसपास की है। वहाँ से फिर अब अंदर ही अंदर उन्होंने क्या षड्यंत्र किया, क्या बातचीत हुई, ये तो इसको तो इसकी आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुल मिलाकर के वो फिर अपने काम में लगे रहे और उनको फिर गुजरात का प्रभार सौंपा गया एज़ चीफ मिनिस्टर। यानी अपने मुख्यमंत्री बनने के पहले मोदी जी ने एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा था। इस बात को जानते तो सब है, लेकिन एम्फेसिस कम इस बात पे होता है। आज मैं उसी सब की चर्चा कर रहा हूँ। और अब इसको चाहे इत्तेफ़ाक कहें या जो भी कहें, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से राजनीति के उस स्तर पे क्या हो रहा है, इसको कहा नहीं जा सकता है। जो बातें छन के बाहर आती हैं, उन्हीं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जो भी है बहरहाल। और गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड कैसे हुआ, कराया गया या अपने आप हो गया, ईश्वर जाने। बहरहाल गोधरा कांड हुआ जिसका नतीजा ये हुआ कि अपने मोदी जी की सत्ता गुजरात में एकदम जम गई। और उसके बाद 3 बार वहाँ पर अपने प्रधान सेवक ने, जो आज की तारीख में प्रधान सेवक है, तब वो मुख्य सेवक थे, यानी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहाँ निर्बाध राज्य किया। कैसा राज्य उन्होंने किया, इसको जताने के लिए केवल एक चीज़ कहना ज़रूरी होगा कि गुजरात आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्ज़े वाला प्रदेश है और जिसकी स्थिति बहुत खस्ताहाल हो गई है। वहाँ लोगों के पास नौकरियाँ हैं नहीं। खैर ये सब चीज़ें तो पूरे हिंदुस्तान में अब हो गई है, और बेरोज़गारी चरम पर है। लोग 2-2 3-3 नौकरियाँ कर रहे हैं, ज़्यादातर नौकरियाँ संविदा पे हैं, किसी तरीके से लोग वहाँ जीवित हैं। लेकिन राष्ट्रवाद का तड़का जो वहाँ भी लगाया जा चुका है और जो धार्मिक विद्वेष वहाँ फैलाया गया है, उसके चलते बीजेपी लगातार वहाँ सत्ता में बनी हुई है गुजरात में। लेकिन चूँकि वो मूलतः, जैसे मैंने बताया ना, कि नरेंद्र मोदी जी की सत्ता के 4 पाए हैं, षड्यंत्र है, भय है, अकर्मण्यता है और झूठ है। इन चारों की युति ने, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को लंबा शासन दिया, और लेकिन नतीजा ये हुआ कि चूँकि इन चारों की युति से ये शासन चला, इसलिए जो गुजरात आज की तारीख में सबसे ज़्यादा
ऐसा राज्य है जिसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है और अराजकता का एकदम आलम वहाँ पर चरम पर है। गुजरात में मोदी का ये जो अराजकता का दौर था, उस अराजकता के दौर को इस्टैब्लिश करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और मोदी के जो ख़ास अपने लोग थे, ये लोग जुट गए। इन लोगों ने कुल मिलाकर के एक परसेप्शन फैलाया कि गुजरात जो है बहुत ही अच्छा स्टेट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शासन किया जा रहा है। जबकि एक बात यहाँ पर ये भी बता दूँ कि गुजरात शुरू से पहले से एक बहुत संपन्न राज्य रहा है और उसको लेकर के अपने मोदी जी को बहुत कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं थी और एक तरीके से देखा जाए तो मोदी जी ने एक संपन्न गुजरात के को विरासत में लेकर के और उसको जो विरासत छोड़ी वो एक विपन्न और अराजक गुजरात की है। बहरहाल, मोदी जी का शासन करने का तरीका यही है। वो जो एक पूरा परसेप्शन फैलाया गया भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा कि गुजरात एक बहुत ही अच्छी तरीके से शासित प्रदेश है, उसने भी अपना काम किया और उस फिनोमिनन जो इस चीज़ को पूरा प्रचार जो है देश भर में फैलाया गया। संघ एक राष्ट्रव्यापी संगठन है ही और उस लेकिन एक काम वहाँ पर और हुआ, जिसने आगे की रणनीति बनाई। गुजरात में अपने प्रधान सेवक जो थे, उनकी उनकी मतलब एक तरीके से निकटता अडानी और अंबानी दोनों से बढ़ी। अंबानी तो थे ही, एक अडानी को भी खड़ा किया गया और ये तो आप सब जान गए हैं कि अडानी एक तरीके से मोदी जी के मानस पुत्र हैं और जो जो अपने हिंदुस्तान का जो चुनाव लड़ा था मोदी जी ने, वो अडानी के हवाई जहाज़ से ही लड़ा था, सब जानते हैं। इन ये जो अब यानी अब जो स्थिति है गुजरात से निकलने के बाद कि वहाँ पर अपने मोदी जी की सहायता करने के लिए 3 लोग थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था, दूसरे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था और तीसरे अडानी और अंबानी का धन था। इस विरासत के साथ अपने मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। जिसके पीछे एक सायास गढ़ी गई उनकी छवि थी, कि एक बहुत ही योग्य आदमी है और उस छवि के साथ अपने मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में उतरे। वो मनमोहन सिंह का आखिरी दौर था, नो डाउट सत्ता के खिलाफ माहौल भी बना हुआ था और उस माहौल को भुनाने के लिए अपने अन्ना हज़ारे एंड कंपनी पहले आई और उसके बाद मोदी जी क्या नाम है सत्तारूढ़ में कूद पड़े और जितने संभव थे, जैसे मैंने बताया कि उनकी राजनीति के जो 4 हिस्से हैं, जितने संभव थे उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान गलत बयानी की और झूठ बोला। लोगों के दिमाग में ये आ गया कि अगर ये व्यक्ति आ गया तो हमको बहुत ही कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और उसके पीछे कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी थी कि मनमोहन सिंह के शासनकाल में लोगों ने पहली बार संपन्नता देखी थी और उनको लगा कि ये व्यक्ति जो जिस तरीके का झूठ वो बोल रहे थे, उससे लोगों को लगा कि ये व्यक्ति अगर शासन में आया, तो हमको और भी अच्छे दिन दिखलाएगा। ये तो लोगों को बाद में पता चला कि इनके पास शासन करने का गुण ही नहीं था और योग्यता चारों तरफ बह रहा। ये तो चीज़ें अब सामने आ गई हैं। अब जब उसके बाद इस पूरे उस माहौल के साथ अपने प्रधान सेवक साहब जो थे, वो गद्दी नशीन हुए, प्रधानमंत्री बने या कह लीजिए प्रधान सेवक बने और उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि उनके काम करने का तरीका वही पुराना गुजरात वाला था, झूठ बोलना, लोगों को भयभीत करना, अयोग्यता तो थी, ये सब सारी चीज़ें चली। उसका नतीजा है कि इन चीज़ों के साथ अपने मोदी जी आगे बढ़े और कुल मिलाकर के 5 साल में ही वो मोटे तौर पर चीज़ें उनकी उजागर हो गईं और 2019 में जो चुनाव हुए उसमें कुल मिला के स्थितियाँ उजागर हो चुकी थी। अब जैसा सत्यपाल मलिक साहब का कहा जाए कि उन्होंने पुलवामा कांड करा दिया और उसके बाद उससे उत्पन्न जो वो सहानुभूति थी और भी और तमाम चीज़ें थी, उसके चलते अपने मोदी जी फिर 5 साल की सत्ता में हैं। इस सत्ता में वो पूरी तरीके से एक्सपोज़ होने लगे धीरे-धीरे और उस वो जो एक्सपोज़ होने लगे तो तत्काल उन्होंने चीज़ों को दबाने के लिए अपने पुराने हथियार निकाले। ईडी आई, सीबीआई, इनकम टैक्स है, जो मैंने बताया कि उनकी राजनीति का एक पहलू भय भी है और लोगों को भयभीत करने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन जैसा चाणक्य भी कह चुका है कि मुँह मयाद चाणक्य की बात कर रहा हूँ, अपने अमित शाह वाले चाणक्य की नहीं, कि आप शत्रु को अगर बहुत ज़्यादा दीवार तक ले जाएँगे तो पलट के वार करेगा, वही हाल हो गया। जब लोग उनकी कारनामों से परेशान हो गए तो एक तरफ उन्होंने इकट्ठा होकर के इंडिया संगठन बनाया और दूसरी चीज़ जो उस स्तर के नेता थे वो ईडी और सीबीआई इसके सबके खेल से उभर गए। उनको मालूम था कि ये सब क्या नाम है एजेंसीज़ हैं जो पूछताछ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने की जेल होगी और कुछ नहीं होगा। उस खेल को वो लोग समझ गए और उस स्तर के जो नेता होते हैं वो सीबीआई, ईडी वगैरह डरते नहीं। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत डरते हैं, डरते होते कहीं कुछ नहीं। और उसके अलावा एक चीज़ ये भी सामने आई कि जो सीबीआई और ईडी ने जिन लोगों के छापे मारे, जिनको कन्विक्ट किया, उनमें से ज़्यादातर लोग अदालतों से छूट गए। एक आध मामलों में तो अदालत ने ये भी कहा कि आपका तो कोई केस ही नहीं बन रहा है, यहाँ क्यों आए हैं? ये कह कर के जो है वो बरी किया गया। संजय राउत के साथ यही हुआ। कुल मिलाकर के ये सिनेरियो हुआ। अब धीरे-धीरे चूँकि मैंने बताया ना कि ये एक चूँकि अयोग्य शासन था, इसलिए पूरी तरीके से चीज़ें एक्सपोज़ होने लगीं।
बेरोज़गारी चरम पे हो गई, इकोनॉमी बिल्कुल एकदम गड्ढे में चली गई। जो विनिर्माण सेक्टर है, जहाँ सब चीज़ें बनती हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो भी एकदम गर्त में चला गया। जो तमाम नए-नए जो शगुफ़े छेड़ते हैं अपने प्रधान सेवक, बहुत मैंने स्टार्टअप लगा दिए हैं, वो सारे के सारे स्टार्टअप भी धीरे-धीरे बंद होने लगे। कुल मिलाकर के चारों तरफ से अराजकता का माहौल होने शुरू हो गया, क्यों जो कि होना ही था, क्योंकि अपने जो प्रधान सेवक के शासनकाल में कुछ हो नहीं रहा था, केवल झूठ बोला जा रहा था, षड्यंत्र किया जा रहा था। और क्या नाम है, उसको ढकने के लिए, अयोग्यता के साथ जो हो रही थी, उसको ढकने के लिए ये पूरा तंत्र तो था ही भाजपा का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और सारी चीज़ों का, जो उनके उनको उनको एक अच्छा वो शासक साबित करने के लिए लगा हुआ था। लेकिन चूँकि 10 साल का वक़्फ़ा बहुत होता है, और लास्ट के दिनों में चीज़ें एकदम खुल के सामने आ गईं, और एक खेल और हुआ जो अपने प्रधान सेवक ने किया, कि जिन राज्यों में उनकी सत्ता जाने लगी, उन राज्यों में ज़बरदस्ती उन्होंने अपनी सत्ता बैठाई, जो हठ का प्रतीक था, और उसका भी असर पड़ा। अब कुल मिलाकर के ये है कि इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए अपने प्रधान सेवक ने, जैसा कहा जा रहा है, अब ये तो 18 सितंबर को जो विशेष सत्र होगा उसके बाद ही कहना उचित होगा, लेकिन बहरहाल जैसी चर्चा चल रही है कि अब औचक लोगों को भौचक्का करने के लिए प्रधान सेवक जो है अपने मध्यावधि चुनाव का क्या नाम है, वो देने वाले हैं कि एक साथ चुनाव करा दिया जाए। उनका ये मानना है कि ऐसा होने से जो इंडिया नाम का संगठन है, उसको तैयारी का समय कम मिलेगा, और उसका नतीजा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है एक बार फिर जीत जाए, अपने प्रधान सेवक साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री हो जाए, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन हर शासक यही गलती करता है, जो मूलतः योग्य शासक होता है। अपने नरेंद्र मोदी साहब ने भी गलती कर दी कि उनके 10 साल के शासनकाल के फलस्वरूप जो अराजकता पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है, जो पहले गुजरात में फैली थी, उस अराजकता का नतीजा जो है वो तो चुनाव में दिखाई देगा। क्योंकि जो परसेप्शन बनाया जाता है, परसेप्शन बनाना एक बात है, और निज सतह पर जो बातें होती हैं वो दूसरी बात है। तो अब ये दाँव जो उन्होंने मध्यावधि चुनाव का अपने प्रधान सेवक ने खेला है, ये भी लगता है उल्टा ही पड़ने जा रहा है। और जो परसेप्शन है वो भी पूरी तरीके से बिखर गया है, लोग जान गए हैं कि ये शासन जो है मूलतः षड्यंत्र और पर आधारित अयोग्य शासन था। इसलिए अब देखिए चुनाव के नतीजे क्या निकलते हैं। बहरहाल ये मानना उचित होगा कि जो पूरा मोदी युग है, वो इस बात के लिए जाना जाएगा कि केवल झूठ बोल कर के, धोखा दे करके, और क्या नाम है, गलत बयानी करके, और चीज़ों को फेंक करके, मतलब ज़बरदस्ती जुमलेबाज़ी से, इसमें कोई शक नहीं कि लंबा शासन किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा जो अपना मोदी युग है, इसी बात के लिए जाना जाएगा। देखिए बहरहाल अब चुनाव परिणाम बहुत दिन नज़दीक ही आएँगे। इतना तो मोदी जी ने कर दिया है, इतने से तो उनकी घबराहट साफ दिख रही है कि वो 5 राज्यों की संभावित हार से बचने के लिए उन्होंने मध्यावधि चुनाव की घोषणा करने जा रहे हैं। अब देखिए मूल चुनाव में क्या परिणाम आते हैं सामने, इसको देखा जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नकारात्मक राजनीति के युग पुरुष के तौर पे अपने मोदी जी जाने जाएँगे, और चाहे इस बार हारे या ना हारे, वो एक अलग बात है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से नकारात्मक राजनीति का जो लंबा दौर चला, ईश्वर न करे कि वो दौर दोबारा देखने को मिले, उसके लिए अपने प्रधान सेवक पक्का जाने जाएँगे। देखिए आगे क्या होता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।